हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रह्मांड, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में। बहुत ही फेमस परिकल्पना है और बहुत ही आसान है। अगर आपने पिछली सभी परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये परिकल्पना भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए समझते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना क्या है। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। देखिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले मैं थ्योरी पढ़ा देता हूँ। सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान जेम्स जीन्स ने सन 1919 ईस्वी में किया। कब किया? जेम्स जीन्स ने अपनी ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन 1919 में किया। जेफरीज नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए। ओके, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना दी, कब दिया? 1919 में। और इस परिकल्पना में सुधार किसने किया? तो जेफरीज महोदय ने किया। एक विद्वान थे जेफरीज, इन्होंने जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में थोड़ा सा सुधार करते हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अभी तो ये 1929 में सुधार करते हैं। अब हम पढ़ते हैं जेम्स जीन्स की परिकल्पना के क्या तत्व थे, यानी कि अपनी परिकल्पना में जेम्स जीन्स ने क्या क्या बातें कही। देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा सौरमंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। मतलब इन्होंने भी माना कि सूर्य का निर्माण, या जो हमारी पृथ्वी या सौरमंडल है, इसका निर्माण दो तारों से हुआ है, एक सूर्य और एक अन्य तारा। ओके, इतना आपको समझना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की परिकल्पनाएं थीं। एक तो अद्वैतवादी यानी एक तारे से, और एक द्वैतवादी यानी दो तारों से। तो विद्वान बटे हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक ही तारे से हुई है, कुछ का मानना था कि दो तारे से हुई। तो मैंने आपको एक तारे वाले भी सिद्धांत पढ़ा दिए, और अब हम दो तारों वाले सिद्धांत पढ़ रहे हैं। हालांकि एक मैंने पढ़ा भी दिया है आपको। तो अब जितने भी सिद्धांत पढ़ेंगे सब में दो या दो से अधिक तारों की बात होगी। तो जेम्स जीन्स ने कहा कि सौरमंडल का निर्माण जो हुआ है सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ है। इन्होंने फिर कहा प्रारंभ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। इन्होंने कहा जेम्स जीन्स ने कि प्रारंभ में सूर्य एक बहुत बड़ा गैस का गोला था। सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। ओके, सूर्य एक बहुत बड़ा गैस का गोला था और सूर्य के साथ ही एक विशालकाय तारा था। फिर इन्होंने कहा सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था। ये देखिए, सूर्य अपनी जगह पर ऐसे स्थिर था और अपनी जगह पर घूम रहा था। अब आप कहेंगे स्थिर था और घूम रहा था, दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? भाई, दोनों एक साथ हो सकता है। देखिए, जैसे आप एक जगह पे खड़े हो जाइए और अपने चारों तरफ घूमिए, तो आप स्थिर भी हैं, घूम भी रहे हैं। जैसे लट्टू होता है ना, एक ही जगह पे स्थिर होकर ऐसे नाचता रहता है। कहने का मतलब घूर्णन, इसको बोलते हैं घूर्णन गति। जब आप अपने ही चारों तरफ घूमने लगे तो इसको घूर्णन गति बोलते हैं। तो सूर्य भी घूर्णन गति कर रहा था, मतलब अपनी जगह पे स्थिर था और अपनी जगह पर ही घूम रहा था। कहने का मतलब, ये मान लीजिए कोई ग्रह है और इसके अगर चारों ओर घूमते हैं तब तो आप परिक्रमण गति करते हैं, लेकिन अगर आप अपने ही स्थान पर घूमते हैं तो वो हो गया परिभ्रमण या घूर्णन गति। तो सूर्य भी वैसे ही था, यानी किसी ग्रह या किसी उपग्रह या किसी पिंड के चारों तरफ सूर्य नहीं घूम रहा था, अपने ही अक्ष पर घूम रहा था। इसीलिए कहा गया है कि एक ही जगह पर स्थिर था और अपनी जगह पर घूम रहा था। फिर देखिए, साथी तारा यानी जो सूर्य का साथी तारा था, एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था। अभी मैं आपको समझाऊंगा चित्र के माध्यम से, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये सूर्य है और ये सूर्य का साथी तारा है। तो सूर्य का साथी तारा इस तरह आ रहा था पथ के सहारे कि वो सूर्य के नज़दीक आ रहा था। मान लीजिए इस तरह सूर्य के नज़दीक आ रहा था धीरे धीरे।
अच्छा, जो साथी तारा था वो आकार और आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। वही चीज़ हुआ कि मान लीजिए सूर्य है और ये तारा है, तो ये जब इधर आ रहा था तो इसका प्रभाव सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल पर पड़ा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से एक सिगार टाइप का पदार्थ निकला। अभी हम लोग चित्र में देखेंगे। अब देखिए, तो जब जो साथी तारा था उसका गुरुत्वाकर्षण या उसकी ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा, तो फलस्वरूप सूर्य में ज्वार उत्पन्न हो गया। यह ज्वारीय क्रिया सूर्य में उसी प्रकार संभव हो सकी जिस प्रकार वर्तमान में पृथ्वी के निकट चंद्रमा के आ जाने से पृथ्वी के महासागरों में ज्वार उत्पन्न हो जाता है। जैसे आज आप देखते हैं ज्वार और भाटा, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी की जो सागर है, पृथ्वी के जो समुद्र हैं, इनसे लहरें उठने लगती हैं, ज्वार आ जाता है, लहरें उठने लगती हैं बड़ी बड़ी। तो क्यों उठती हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियाँ इनको अपनी तरफ खींचती हैं। तो उसी प्रकार जब सूर्य के निकट उस समय वो बड़ा ग्रह, वो बड़ा तारा आया होगा, तो उसने भी सूर्य पर आकर्षण बल लगाया होगा और सूर्य से पदार्थ आकर्षित हुए होंगे। वही चीज़ हो रहा है। ज्यों ज्यों विशालकाय तारा सूर्य के पास आता गया त्यों तो उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ती गई और ज्वार की तीव्रता बढ़ती गई। जब तारा सूर्य के निकटतम दूरी पर आया तो उसकी आकर्षण शक्ति सूर्य से अधिक हो गई, जिस कारण हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठा। सिगार का मतलब चिलम, एक प्रकार से पदार्थ। सिगार के आकार वाले इस भाग को फिलामेंट कहा गया। सूर्य के निकटतम दूरी पर पहुंचने के कारण तारे के अधिकतम आकर्षण शक्ति के प्रभाव से एक विशाल फिलामेंट सूर्य से हटकर, यानी सूर्य से निकलकर तारे की ओर अग्रसर हुआ। जीन्स के अनुसार पास आने वाला तारा सूर्य के मार्ग पर नहीं था, अतः यह सूर्य से आगे बढ़ने लगा। इस प्रकार तारे के दूर निकल जाने के कारण फिलामेंट तारे के साथ ना जा सका, वरन सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करने लगा। अभी मैं आपको चित्र के माध्यम से भी समझाऊंगा, पहले मैं थ्योरी पूरा पढ़ा देता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, फिर मैं अभी चित्र भी दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य है, तो ये जब उसका साथी तारा उसके पास आ रहा था तो सूर्य से पदार्थ आकर्षित होकर ऐसे निकलने लगा चिलम की तरह। अब ये धीरे धीरे ये सूर्य तो ऐसे, सूर्य का जो साथी तारा था ये तो दूर चला गया। अब सूर्य का साथी तारा जो था दूर चला गया और ये मान लीजिए सूर्य है और सूर्य से चिलम प्रकार का, ये चिलम आप इसको बोल सकते हैं, फिलामेंट बोल सकते हैं, सिगार बोल सकते हैं, ये पदार्थ बाहर हो गया। अब ये पदार्थ बाद में टूट करके ग्रह बन जाता है और सूर्य के चारों तरफ घूमने लगता है। तो इस प्रकार सौरमंडल की उत्पत्ति ये बताते हैं। कुछ समय पश्चात साथी तारा सूर्य से इतना दूर चला गया कि पुनः कोई वायव्य भाग यानी कोई अन्य फिलामेंट सूर्य से अलग नहीं हो सका। आगे चलकर सूर्य से निकला हुआ ज्वारीय पदार्थ सिगार के आकार में अधिक लंबा हो गया, जिसका मध्य भाग मोटा या चौड़ा था और दोनों किनारे वाले भाग अत्यधिक पतले थे। मतलब सिगार कुछ इस टाइप का निकला था, यानी बीच वाला भाग मोटा था और किनारे किनारे पतले थे। किनारों के पतले होने का मुख्य कारण साथी तारा तथा सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव ही बताया जाता है। फिलामेंट में गति या परिभ्रमण का आविर्भाव दूर होते हुए तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खिंचाव के कारण हुआ था। सूर्य के अलगाव के बाद फिलामेंट शीतल होने लगा, जिस कारण उसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इस संकुचन के कारण फिलामेंट कई टुकड़ों में टूट गया तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह में बदल गया। इस क्रिया से फिलामेंट से 9 ग्रह की रचना हुई। इस प्रक्रिया के अनुसार सूर्य को आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने से उसके कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। अब हम देखते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, यही है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। अब चित्र के माध्यम से हम लोग समझते हैं तो बिल्कुल अभी एकदम जो मैंने आपको थ्योरी में समझाया है वो चीज़ यहाँ पे एकदम आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 स्थिति की बात करेंगे हम लोग, एक स्थिति इधर है और एक स्थिति इधर है। तो सबसे पहले स्थिति 1 देखते हैं हम लोग। देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है अपना, जो गर्म है, गैस का गोला है
अपनी ही जगह पर घूम रहा है। इतना आपको समझ में आ गया। फिर साथी तारा जो है वो सूर्य से बड़ा, ये साथी तारा है रेड कलर से, ये सूर्य से बड़ा है और ये सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। देखिए सूर्य की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सूर्य से इस तरह आगे बढ़ रहा है कि मतलब सूर्य के पथ में नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य से टकरा जाएगा, सूर्य से थोड़ी दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, देख लीजिए। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ क्या, ये जो साथी तारा है सूर्य के पास आया होगा। अभी तो मान लीजिए दूर है, यहाँ है, धीरे धीरे यहाँ आया होगा, यहाँ। तो जब नज़दीक आया तो इस साथी तारे का आकर्षण बल सूर्य पर पड़ने लगा, यानी ज्वारीय शक्ति, चाहे आप ज्वारीय शक्ति कहिए या आकर्षण शक्ति कहिए। तो जब साथी तारे का आकर्षण सूर्य पर पड़ा तो सूर्य से कुछ पदार्थ बाहर निकलने लगे। तो अब हम दूसरी स्थिति में आते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए साथी तारा और ये सूर्य है। तो साथी तारे के आकर्षण शक्ति के कारण ये देखिए फिलामेंट बाहर आ गया। अब बाद में क्या हुआ कि जो साथी तारा है ये दूर चला गया। देखिए पहले यहाँ था साथी तारा, पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ चला गया, दूर चला गया। तो दूर चला गया तो छोटा दिखने लगा। तो साथी तारे की कहानी ख़त्म, यानी कि वो आया और फिलामेंट निकाल के चला गया। अब ये फिलामेंट जो है बाद में ठंडा होके शीतल हुआ और टूट गया 9 भागों में, और ये ग्रह बन गए और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। अब सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों लगाएंगे, ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो चूँकि ये साथी तारा जो था ये गतिशील था, बहुत तेज़ी से आया, तो इस कारण इन सबको भी गतिशील बना दिया। और साथी तारा खुद तो निकल गया आगे, लेकिन ये सभी सूर्य के आकर्षण शक्ति के प्रभाव में ही रह गए, ये साथ में नहीं जा सके और चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। ये था एक प्रकार से जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसकी कमियां क्या थी। कमियां देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें संशोधन देख लेते हैं। जो मैंने आपको बताया था, जेफ्रीज महोदय थे, उन्होंने ज्वारीय परिकल्पना में संशोधन किया था। इन्होंने बताया जिससे ग्रहों का निर्माण सूर्य तथा पास आते हुए तारे के संयोग से बताया गया। इन्होंने संशोधन इसमें प्रस्तुत किया और क्या कहा, इन्होंने कहा 2 तारों यानी सूर्य व पास आता हुआ तारा के अतिरिक्त एक और तारा था। मतलब इन्होंने 3 कॉन्सेप्ट दे दिया, 3 का, यानी 2 तारे थे, एक सूर्य था और एक पास आता हुआ तारा। इसके अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। अभी मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ चित्र के माध्यम से। पास आता हुआ तारा इस साथी तारे के ही सीध में बढ़ रहा था, जिस कारण दोनों में टक्कर हो गई। फलस्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफ्रीज के इस संशोधन के मानने पर ग्रहों के परिभ्रमण संबंधी अनेक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। गैसों के विस्तार के फलस्वरूप शीतल होने तथा ऊपरी सतह से विकिरण द्वारा इन ग्रहों तथा उपग्रहों में शीघ्र ही तरल केंद्र का निर्माण हो गया। इस रूप में पृथ्वी तब तक शीतल होती गई जब तक कि वह पूर्ण रूप से तरल नहीं हो गई। इसके बाद विकिरण द्वारा उष्मा ह्रास होने के कारण पृथ्वी के पदार्थ ठोस होने लगे तथा घनत्व के अनुसार उसमें विभिन्न मेखलाएं बन गई। ये सभी घटनाएं शीघ्रता से अल्प समय में हुई। अब कहने का मतलब इनका क्या है, देखिए ये कहते हैं कि भाई 3 तारे थे। मान लीजिए ये सूर्य है और ये सूर्य का साथी तारा है और ये एक अन्य तारा है जो आ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये जब मान लीजिए ये सूर्य है, ये सूर्य का साथी तारा और ये अन्य तारा, तो जेफ्रीज इसमें संशोधन करते हैं। ये कहते हैं कि ये एक साथी तारा आ रहा था, ये एक तारा आ रहा था और ये सूर्य के इस साथी तारे से टकरा गया और इसमें विस्फोट हो गया और विस्फोट के फलस्वरूप ग्रह बन गए और ये चारों तरफ घूमने लगे, साथी तारा चला गया अलग। तो ये इनका जो है कि कॉन्सेप्ट है। इन्होंने अभी इन्हीं से रिलेटेड एक और परिकल्पना हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं रसल का द्वैतारक परिकल्पना। तो वो भी लगभग इसी के जैसा है। तो ये इनकी परिकल्पना थी। अब देखते हैं कि इनमें जो है कि कमियां क्या थी, हम इसका मूल्यांकन देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी कमियां भी होंगी। बीबी लेविन, इनके अनुसार ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी दूर पर स्थित हैं कि पारस्परिक मुठभेड़ की संभावना नहीं है, मतलब बहुत कम है। तो मतलब इन्होंने साफ कह दिया कि भाई तारे तो टकरा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर स्थित हैं, तो एक संभावना बहुत कम है। आप कह रहे हैं टकरा गए, तो ये थोड़ा सही नहीं लगता। फिर बताया इन्होंने, जिस विशाल तारे में सूर्य द्वारा उद्भेदन हुआ वह तारा पुनः कहाँ चला गया, इस
प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाता। जेम्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच वास्तविक दूरी की यथार्थता प्रमाणित नहीं होती। पहली बात। दूसरा देख लीजिए, इन्होंने भाई कहा था कि मान लीजिए दूसरा वाला मैं समझा देता हूँ। ये सूर्य है, ये साथी तारा और ये एक अन्य तारा। तो जब ये टकरा गया, इससे मान लीजिए इसके कुछ पदार्थ जो हैं कि ग्रह बन गए, लेकिन शेष भाग कहाँ गया? तो वही चीज़ है। ये देखिए, जिस विशाल तारा में सूर्य से ज्वारीय उद्भेदन हुआ वह तारा पुनः कहाँ चला गया? इस प्रश्न का उत्तर समुचित उत्तर नहीं मिल पाता है। ओके। जीन्स की परिकल्पना से सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वास्तविक दूरी यथार्थता प्रमाणित नहीं होती। सूर्य से निश्रित पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ, ये सारी चीज़ें ये नहीं बता पाते, तो इनकी परिकल्पना बाद में फेल हो जाती है। तो बस इतना ही पढ़ना है, और अगर आप थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट अपना याद रखने हैं तो आई होप आप एग्ज़ाम में लिख ले जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।